हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज योर एजुकेटर सिमरन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स। किसका सब्जेक्ट है? एलयू के बच्चों का, एलयू थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का सब्जेक्ट है ये स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसका आज पहला सेशन है। होप आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर जो सेकेंड सेमेस्टर था वो अच्छा गया होगा। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने थर्ड सेमेस्टर का सफ़र। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके सारे सब्जेक्ट्स का जो हम कंटेंट है, जो सेशंस हैं, जो पढ़ाई है, वो हम लोग सारे सब्जेक्ट का करेंगे, कवर करेंगे सारे सिलेबसेस को। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मेन है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड, जैसे कि यहाँ लिखा है। ये जो आज का आपका सेशन है वो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल रहेगा, लेकिन इसके बाद जितने भी सेशंस आएंगे होपफुली लाइव करने की कोशिश रहेगी कि आपके साथ लाइव इंटरेक्शन रहे। वो लाइव इंटरेक्शन कहाँ पर रहेंगे? तो वो आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे रहेगा। जो भी सब सेशन लेंगे उनको ये अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, लाइव रहेगा हमारे ऐप पर, उसमें जुड़िएगा ज़रूर। आपका जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ही जान लेते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। स्कोरिंग क्यों होता है? मैम आप स्कोरिंग क्यों कह रही हैं? ये तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें न्यूमेरिकल्स रहते हैं, क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ होती हैं। लोग जैसे मैथ्स से भागते हैं, फिनेंस से भागते हैं, वैसे हम स्टैटिस्टिक्स से भी भागते हैं। तो भागने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार समझ गए, एक बार आपको आ गया, तो आपको मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका वो जो मार्क्स है, अगर वो न्यूमेरिकल सही हो गया, अगर लगभग भी गया तो स्टेप मार्किंग हो जाती है। तो अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया और आपका सही हो गया तो आपका फुल मार्क्स, मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो पूरा 100 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये आपका एक गेनिंग सब्जेक्ट होता है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। तो होप आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे हम लोग पूरा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या मतलब, एक बार देखेंगे, एक नज़र हम इस सिलेबस पे डालेंगे। क्या है आपका सब्जेक्ट का नाम? पहले देखना, मेजर है, याद रखना क्या है, मेजर सब्जेक्ट है। मेजर सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड जनरली इसका बुक अगर जाओगे देखने तो स्टैटिस्टिकल मेथड के नाम से ही मिल जाएगा, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से ही मिल जाएगा, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के नाम से ही मिल जाएगा। सिलेबस जो है वही सेम होता है, चाहे वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के नाम से हो, स्टैटिस्टिक्स मेथड के नाम से हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स बस। ठीक, अब देखना, ध्यान देना, आपके जो कॉलेज है, आपका जो यूनिवर्सिटी है, उसमें क्रेडिट कितना है? इसका क्रेडिट 4 है, 4 क्रेडिट का है। मेजर सब्जेक्ट है, 4 क्रेडिट का है, तो मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपने आप ये बन गया। अब इसमें आगे अगर देखा जाए इसके सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट जो यहाँ लिखा है, इसके टॉपिक्स क्या है, तो कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड इधर हो जाएगा यूनिट 4। मतलब 4 यूनिट में आपके इस स्टैटिस्टिकल मेथड को, सब्जेक्ट जो है आपका, इसको डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट आज कहाँ से करेंगे हम लोग? आज हम लोग यूनिट 1 से ही स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सीढ़ी एक एक करके ही चढ़ेंगे, कूदेंगे नहीं। ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ेंगे, सक्सेस तभी अचीव होता है। तो जो आपका ये पहला यूनिट है, इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें? इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन है? आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। स्टैट्स क्या होता है, उसी का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है। ठीक, फिर डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस आपको स्टैटिस्टिक्स के बताए जाएंगे, ताकि आपको अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या है ये सब? ये सारे लॉ हैं, क्या है, इनका क्या मतलब, इनको यहाँ स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने का क्या मतलब है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आएगा हमारा इंपॉर्टेंट सेंसस एंड सैम्पलिंग। सेंसस क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, अभी आगे बताऊंगी। अभी तो हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर वे में। इसके बाद बताऊंगी स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है, क्यों स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जाता है। फिर क्या है, मेथड क्या है सैम्पलिंग का, वही सैम्पलिंग, सेंसस सैम्पलिंग क्या होता है, और सैम्पलिंग का ही मेथड क्या होता है। देखो कई बार ना बच्चे सिलेबस ही समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, किसमें कौन सा है, ये सब एक साथ लिखा रहता है क्योंकि। तो ये एक पार्ट था आपका, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था, इसमें 2 लॉ पढ़ना है। फिर सेंसस चल रहा है, सेंसस और सैम्पलिंग, उसका ये तीसरा हो गया। और टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट चौथा। और लास्ट, मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, उससे क्या क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये है आपका पहला यूनिट। स्टार्ट करेंगे आज हम लोग इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, जान लो। हम लोग नेचर पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो गया। ठीक, तो मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम इतना चीज आज अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। नेक्स्ट देख लो आगे। आज का तो डिस्कस कर दे यूनिट 1 में क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो अब यूनिट 1 में जो स्टैटिस्टिक्स शुरू हो रहा है, उसका यूनिट 2 क्या है, क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन। ये एक टॉपिक है। क्लासिफिकेशन स्टैटिस्टिक्स में
क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं कि कैसे हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और जो डेटा रॉ डेटा कलेक्ट हुआ है, इधर उधर से रैंडमली कलेक्ट हो गया है, एकदम ऐसे बिखरा हुआ है, उसको कैसे हम समेट रहे हैं, कैसे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं, और फिर उसको समझने के लिए कैसे उसको टेबल फॉर्म में, टैबुलेशन फॉर्म में, टेबल फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि उसको समझने में आसानी हो, ताकि उसको एनालाइज करने में आसानी हो। और इतना काम हम क्यों कर रहे हैं? इतना काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फाइनली डिसीजन ले सकें। क्या ले सकें? डिसीजन मेकिंग कर सकें सही तरीके से। जो हम डेटा जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए कलेक्ट किए हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम पूरा कर सकें, पूरा करने के बाद कुछ उससे इंटरप्रिटेट कर सके, डिसाइड कर सके कि आगे हमको फ्यूचर में क्या करना है, या आगे हमको और किन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिस्टिक्स। तो क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एक अलग से हो गया, साथ में ये है फिर इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें 3 आता है, मीन, मीडियन एंड वेरगॉन मोड। ओके, मीन, मीडियम एंड मोड। अब देखो ये ना इधर उधर लिखा है, मीन, सिंपल, वेटेड, फिर मोड बीच में लिख दिया, फिर हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया। ये इसी में आना चाहिए था, मीन में ही आना चाहिए था, अर्थमेट्रिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक। ये एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे, एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्या चीज़ किसके अंदर आती है, किस चीज़ के बाद क्या चीज़ पढ़ना है। तो जब सिस्टमैटिक मैनर में हम पढ़ेंगे तो हमें अपना जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, वो कभी भी कठिन नहीं लगेगा। इनफैक्ट वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, आपको क्या अच्छा लगने लगेगा, पसंद आने लगेगा। जब एक बार कोई कठिन चीज़ पसंद आ जाए ना, कि हाँ जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत खुशी होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी स्टैटिस्टिक्स का कोई कॉन्सेप्ट, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं है कि सिर्फ आपको न्यूमेरिकल ही लगाना है इसमें। स्टैटिस्टिक्स ऐसा सब्जेक्ट जिस न्यूमेरिकल ना लगा के आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक क्या ये बताना चाह रहा है, क्यों स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं, किस तरह से स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। और ये आपके फ्यूचर एकेडमिक्स, अपनी एकेडमी अगर आगे आप बढ़ाओगे, अभी यूजी कर रहे हो, फिर पीजी करोगे, फिर रिसर्च करने चलोगे, तो हर सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हो, चाहे वो कॉमर्स में कर रहे हो, हिस्ट्री में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप अपना एकेडमिक आगे बढ़ा रहे हो, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, तो वहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तब लगता है कि हमें स्टैटिस्टिक्स अपने बीकॉम में पढ़ लेना चाहिए था, अपना बेसिक क्लियर कर लेना चाहिए था। इसलिए आज हम लोग अपना बेसिक क्लियर करेंगे, आप भी करोगे, हम भी करेंगे, हम दोनों पढ़ेंगे साथ में, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो रहेंगे उससे मैं भी देखूंगी कि आपको और क्या क्लियर कर सकती हूँ। तो ये 2 वे चलेगा, कोई 1 वे नहीं चलेगा यहाँ पर कि हम बस आए यहाँ लेक्चर दे दिए आपको, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ लाइव रहेंगे, तो लाइव में जितने आपके डाउट्स रहेंगे वो एक इंटरैक्टिव सेशन आपका रहेगा। चलिए, तो इतना था। फिर क्या पढ़ना है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब देखो मीन, मीडियम जब पढ़ लेते हैं उसके बाद ही डिस्पर्जन आता है, डिस्पर्जन आ जाएगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, ठीक, डिस्पर्जन में ही आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके कोफिशिएंट, ये किस में आता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में। फिर आएगा स्क्यूनेस और किटोसिस, स्क्यूनेस एंड किटोसिस। अब देखो स्क्यूनेस किटोसिस यहाँ लिखा है, लेकिन इसके मेजर्स कहाँ लिखा है? यहाँ, मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड किटोसिस। फिर कोरिलेशन पढ़ेंगे, और लास्टली में ये पूरा उसी का है, कोरिलेशन का ही है, कोरिलेशन का है। और लास्टली में क्या पढ़ेंगे? अच्छा देखो, ये बताने का मतलब इसलिए था कि देखो सिलेबस कितना इधर उधर करके लिखा है, क्या चीज़ किसके अंदर आती है उस सीक्वेंस में रहना चाहिए था। बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि मैम ये क्या था, ये क्या था, ये अलग अलग क्यों लिखा है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है यहाँ पर, इसलिए बताने का यहाँ मोटिव मेरा यही था। और जो आपका लास्ट यूनिट है वो क्या है? रिग्रेशन और इंटरपोलेशन को लेकर है, इन 2 चीज़ को लेकर है आपका लास्ट यूनिट। क्लियर है? ये था आपका पूरा सिलेबस। आज थरल थोड़ा सा कराया गया है ताकि आपको सिलेबस क्लियर रहे। सिलेबस क्लियर रहेगा तो माइंड मेकअप रहेगा, माइंड मेकअप रहेगा तो अपना जो ये सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, ये अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है टॉपिक्स, क्या क्या पढ़ने वाले थे हम यहाँ पर आपके लिए इसलिए यहाँ लिखे हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं था आपके सिलेबस में, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपका ये टॉपिक्स यहाँ पर लिखाया गया है, इसलिए कि आपको पता रहे कि आपको पता रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है? तो वही चीज़ है, स्टैटिस्टिक्स है, सेंसस सैम्पलिंग है, डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, परसेंटाइल। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो बाकी सारे टॉपिक्स हैं, डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके कोफिशिएंट नहीं, सिर्फ ये सब के कोफिशिएंट, मीन के भी, क्वार्टाइल के भी, रेंज के भी, ये कॉमन लगना चाहिए था यहाँ पर,
मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो ये इन सबके कोफिशिएंट्स, ठीक। फिर मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस, कुटोसिस, कोरिलेशन, कोरिलेशन में ये सारे आएंगे, ठीक। फिर रिग्रेशन एनालिसिस और लास्ट में इंटरपोलेशन, यहाँ पर लिखा नहीं है तो लिख देती हूँ। क्लियर है? ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं अपने स्टैटिस्टिकल मेथड में। ज्यादा टॉपिक्स हैं लेकिन हाँ हम लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं। शुरू करने का जल्दी यही मोटिव है कि आपके सिलेबस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया सके, ठीक है, अच्छी तरह समझा कर कि आपको समझ में भी सब चीज आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो आपको स्टैटिस्टिक्स को बता रहा है, अब देखो स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स बोलो या स्टैटिस्टिक्स बोलो, तो बात एक ही है, ठीक। तो जो स्टैटिस्टिक्स है शुरू कहाँ से हुआ था? बिगनिंग में इस वर्ड को, इस स्टैटिस्टिक्स वर्ड को क्या कहा गया था? दोनों सेंस में इसको अपनाया गया था। कैसे सेंस में? सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में, ठीक है, बहुवचन और एक वचन दोनों सेंस में इस जो वर्ड है, ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स, इसको दोनों सेंस में अपनाया गया था। अब सिंगुलर सेंस में क्या मतलब है और प्लूरल सेंस में क्या मतलब है? तो सबसे पहले आया था प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस क्यों आया था पहले? कि पहले जो भी डेटा कलेक्ट होता था, फिगर्स जो कलेक्ट होते थे, यहाँ लिखा है ना सेट ऑफ फिगर्स, ठीक है, सेट ऑफ फिगर्स लिखो या सेट ऑफ डेटा लिखो, ठीक है, आंकड़ों का एक समूह। इसके संदर्भ में चीजों को जब इकट्ठा किया जाता था, मतलब डेटा कलेक्ट हो रहा था, मतलब मल्टीपल ऑफ डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, पूरे देश का कलेक्ट हो रहा है डेटा, पॉपुलेशन निकाल रहे हैं हम, तो पॉपुलेशन में सारे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, या इलेक्शन के लिए हो रहा है तो इलेक्शन में डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, कितनों ने किसको वोट दिया, कितना वोट दिया, तो ये सब क्या है? प्लूरल सेंस में जब डेटा कलेक्शन की बात होती है, एक अमाउंट की बात होती है, एक संख्या की बात होती है, तब हम क्या कहेंगे? उसको प्लूरल सेंस कहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, अगर ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो क्वेश्चन आएगा स्टैटिस्टिक्स इज, फर्स्ट ऑप्शन सिंगुलर, सेकंड ऑप्शन प्लूरल, थर्ड ऑप्शन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगाना है? बोथ, दोनों होते हैं, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। क्लियर है? अब प्लूरल सेंस में तो ये हो गया कि आंकड़ों के एक समूह को कहते हैं, संदर्भ में बात किया जाता है, ठीक, डेटा को कलेक्ट करना, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आंकड़ों के समूह को, फिगर्स के सेट को, अलग अलग नंबर्स हैं उनके सेट को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? वो डेटा कहलाता है। अब डेटा को जब हम कहीं से इकट्ठा कर रहे होते तो क्या कहला जाएगा? डेटा कलेक्शन कहला जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्लूरल सेंस में किस लिए बात की गई है? क्योंकि ये सेट ऑफ फिगर्स है, इसलिए जिसको कहा जाता है डेटा, डेटा कलेक्शन की बात होती है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लूरल सेंस। अब बात आती है कि इसको सिंगुलर सेंस क्यों कहते हैं? तब सिंगुलर सेंस, देखो पहले इसको पढ़ा नहीं जाता था, ये तो सब्जेक्ट था ही नहीं, ठीक। तो जब इसको एज अ सब्जेक्ट बनाया गया, तो एज अ सब्जेक्ट जब बना देंगे, इसको एक बॉडी बना देंगे, एक होल बॉडी ऑफ टूल, ठीक है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे कलेक्ट करना है, जब कैसे कलेक्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रिटेट करना है, कैसे डिसीजन लेना है, जब इसकी बात आ जाती है एक सब्जेक्ट के तौर में, जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तो उसका सेंस क्या हो जाता है? वो सिंगुलर सेंस हो जाता है। क्लियर है? वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर सेंस हो जाएगा। गॉट इट? चलो, तो सिंगुलर सेंस का अब यहाँ पर लिखा क्या है? बता तो दिया था, यही चीज लिखा है कि जब हम डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे कहेंगे। देखो स्टैटिस्टिक्स का सिंपल से मतलब यही होता है कि हम स्टैटिस्टिक्स क्यों करते हैं? वी ultimately do statistics for decision making. We do statistics for डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं, ठीक। अब डिसीजन कैसे ले पाओगे? क्या सब कुछ एकदम सर पे ला के रख दिया जाए, सब चीज एकदम से ऐसे डाल दिया जाए आपके ऊपर कि लो ये भी रख लो, ये फाइल रख लो, ये सामान रख लो, वो सामान रख लो, ऐसे ही आके आपके ऊपर सारी फाइलें का घेरा लग गया? हाँ, क्या समझ पाओगे? डिसाइड कर पाओगे? डिसीजन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? आपको ये बताता है वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन इजी वे, आसान तरीके से, सरलता के साथ कैसे उसको हम कम करके अपना डेटा को क्लासिफाई कर दें, छांट दें, उसको सही से उसको रिप्रेजेंट कर दें, प्रेजेंट कर दें। तब हम तब उस डेटा को तब हम वो आसानी बताते हैं कि कैसे स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, कैसे उस चीज को कर सकते हैं, और फिर कैसे अल्टीमेटली आप क्या ले सकते हो? डिसीजन
ले सकते हो। ठीक, लास्ट में लिखा भी है इस लाइन में, यहाँ देखो लिखा भी है कि क्या करना है, ड्रॉ कंक्लूजन करना है। हमें क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है, उसमें से क्या निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इंटरप्रिटेट कर रहे हैं ताकि हम कंक्लूजन तक पहुंच जाएं। तो ये था आपके बेसिक स्टैटिस्टिक्स का, एकदम बेसिक कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो दोनों तरह से हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपके लिए यहाँ पर वापस एक नोटिस दिया गया है। जो भी बच्चे अभी तक इस बात से वंचित हैं कि उनको नहीं पता है कि ये बैच एक स्टार्ट हो गया है, वो क्या है, एलयू बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का बैच है जिसमें आपको 100% सिलेबस कवरेज मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा, पीवाईक्यू सॉल्व कराया जाएगा और 24/7 डाउट सपोर्ट रहेगा। डाउट सपोर्ट कैसे रहेगा, व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए पर्सनली एलयू बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए बनाया गया है ये व्हाट्सएप। क्लियर है? अमाउंट कितना है यहाँ लिखा हुआ है, 599 है अमाउंट, तो जाके जल्दी से इसको इनरोल करा लीजिए। चलिए अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, कहा था ना मैंने नेचर बताऊंगी, डेफिनेशन बताऊंगी। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जो परिभाषाएं किसको बता रही हैं, स्टैटिस्टिक्स को बता रही है। किनके द्वारा, मिस्टर एएल बाउले के द्वारा बताया गया है। क्या बताया गया है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग की बात कर रहा है, गिनने की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है। सेट ऑफ डेटा क्या कहते हैं, सेट ऑफ फिगर्स, सेट ऑफ फिगर्स की बात कर रहा है, सेट ऑफ फिगर्स की बात कर रहा है। क्लियर है? फिर क्या कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स में भी राइटली वी कॉल द साइंस ऑफ एवरेज। साइंस ऑफ एवरेज क्यों कहा गया है, क्योंकि हम लार्ज अमाउंट में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको एक तरह से एवरेज लेके चलते हैं, उसका एवरेज लेकर हम उस पर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, फिर क्या है, साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डिंग एज अ होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन, मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो भी हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको मेजर करने के लिए हेल्प करता है हमें कौन, स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? इसके आगे कुछ और डेफिनेशंस हैं, जल्दी से देख लेते हैं वो क्या डेफिनेशंस हैं। इन्होंने दिया है, क्या डेफिनेशन दिया है, क्या बता रहे हैं, साइंस है किसका, एस्टिमेट और प्रोबेबिलिटी का। एस्टिमेशन और प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब, एस्टिमेशन का मतलब कहीं ना कहीं अनुमान लगाने की बात हो रही है। लिखा तो है अनुमान लगाना और संभावना बताना, सब अनुमान और संभावना बताने का विज्ञान है। विज्ञान जब आता है, जब साइंस आ जाता है, एक और चीज जान लो, जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो दोनों होता है। स्टैटिस्टिक्स साइंस भी होता है और आर्ट्स भी होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, दोनों होता है। तो दोनों होने का क्या मतलब, साइंस का मतलब क्या है, साइंस उसमें क्या होता है, फैक्ट्स होता है, चीजें एक सिस्टमैटिक वे में चलती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इन सब रूल रेगुलेशन के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ आपको क्या कह रहा है, एस्टिमेट करना सिखा रहा है कि कैसे आप सही तरीके से, सही ढंग से, हवा में एस्टिमेट नहीं करना है, हवा में अज्यूम नहीं करना, हवा में अनुमान नहीं लगाना है, फुल वैलिड डेटा के साथ हम एक एक्यूरेट पूरी तरह से नहीं कहेंगे लेकिन रीजनेबली एक्यूरेट, मतलब लगभग एक्यूरेट के लाइन तक, वो आपको कौन बता रहा है, स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, इसको साइंस कहा गया है। लेकिन इसको आर्ट में क्यों कहूंगी, क्योंकि डिफर कर सकता है, तरीका चेंज हो सकता है। साइंस रूल रेगुलेशन तो दे दिया गया है, लेकिन क्या पता वहां वो रूल रेगुलेशन ना लगे, तो हमें थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस, तो थोड़ा बहुत आर्ट की भी उसमें जरूरत पड़ेगी। आर्ट का मतलब ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है कि टेबल को सुंदर तरीके से बनाना है। आर्ट मतलब क्रिएटिविटी से आया है, आर्ट का मतलब आ जाता है क्रिएटिविटी, किस तरीके से नए ढंग से और हम अच्छे से इस चीज को साइंस लगा के, साइंस के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि क्रिएटिविटी करने के चक्कर में हम जो रूल रेगुलेशन है, जो सही में थ्योरीज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम हटा दें। उनको ध्यान में रखते हुए कैसे हमें काम करना है, ये कौन बता रहा है आपको, स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। क्लियर है? तो इन्होंने यही कहा है कि क्या है, साइंस है। इसकी पहले भी जो डेफिनेशन था उसमें भी हर जगह उन्होंने क्या कहा कि ये साइंस है। ठीक है, साइंस ऑफ एवरेज है, साइंस ऑफ काउंटिंग है, साइंस ऑफ मेजरमेंट है, कैसे मेजर करना है, किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ये कौन बता रहा है आपको, स्टैटिस्टिकल मेथड जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको सिखा रहा है कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, किस चीज का, कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कैसे उसको एवरेज में लाना है, कैसे उसका एवरेज निकालना है और कैसे उसको फिर बाद में मेजर करना है। ये कौन बता रहा है आपको, स्टैट्स बता रहा है। वहीं पर यहाँ पे लिखा था इन्होंने, लेकिन इसी लाइन को एस्टिमेट करना और प्रोबेबिलिटी बताना, इन्होंने बताया कि हम अनुमान लगाते हैं और संभावना बताते हैं स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन इसके अलावा इन्होंने बताया था, W.I. किंग्स ने बताया था, W.I. किंग ने, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स को वाइडर कंटेंट्स में, मतलब और
ब्रॉडली इसको डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था कि क्या है, मेथड ऑफ जजिंग, मेथड है, आपको बता रहा है कि अभी तरीका है। स्टैटिस्टिक्स एक तरीका है जो आपको बता रहा है कैसे कलेक्टिवली नेचुरल सोशल फिनोमेना फ्रॉम रिजल्ट ऑब्टेनिंग बाय एनालिसिस और इम्यूरेशन और कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। मतलब आपको उन्होंने बताया कि बताता है सीधे सीधे कि कैसे अनुमान लगाया जा सकता है, कैसे उसको हम संभावना बता सकते हैं। अब आपको ये बता रहा है कि मेथड बताता भी है, कि मेथड ही बताता है कि अनुमान लगाने तक तो हमको जाना ही है, डिसीजन तो लास्ट में लेना ही है, लेकिन उस डिसीजन तक पहुंचने से पहले कैसे हम किस डेटा को कलेक्ट करना है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे तो हम इस कंक्लूजन तक पहुंच सकेंगे। किस डेटा को कलेक्ट करना है, क्या नेचुरल कॉजेज हैं, सोशल कॉजेज हैं, क्या किन चीजों पे हमें रिजल्ट जो हमें मिलना है कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसको आपको स्टैटिस्टिक्स बताता है। क्लियर है? डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन बहुत सारे डेफिनेशन होंगे, एक सिंपल सा भी डेफिनेशन है, एक बहुत सिंपल डेफिनेशन, इतना डेफिनेशन ना याद हो चलेगा, एक सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है वो डेफिनेशन, जल्दी से बता दीजिए मैम। वो है स्टैटिस्टिक्स इज, स्टैटिस्टिक्स, एक सेकेंड, कलर वाइट कर देती हूँ, ठीक है? चलो, हाँ, स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन, is the collection, presentation, presentation, अब प्रेजेंटेशन लिखो चाहे ब्रैकेट में करके, क्लास प्रेजेंटेशन की जगह क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन कर दो। Statistics is the collection, presentation, analysis and most important interpretation, interpretation of क्या, न्यूमेरिकल डेटा, ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। याद रखना, न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। न्यूमेरिकल डेटा मतलब क्वांटिटेटिव इन नेचर होना चाहिए, क्वांटिटेटिव, जिसको हम गिन सके, जिनको हम काउंट कर सके, जिसको हम क्या कर सके, काउंट कर सके, ऐसा होना चाहिए। ये है स्टैटिस्टिक्स, सिंपल सा है। स्टैटिस्टिक्स क्या है, कैसे हम कलेक्ट करेंगे डेटा को, प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे और लास्ट में क्या, इंटरप्रिटेट करेंगे इन सारे न्यूमेरिकल डेटा को। क्वालिटेटिव नेचर है, मतलब नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब क्या नेचर है, क्या नेचर है, नेचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, नेचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, दोनों सेम हुआ, ठीक। अब क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैट्स का, इसको देखेंगे। तो जो पहला, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 नहीं है बेटा, हाँ 6 है, 6 है ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं मिले ये भी सब लिख दो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत है, मोर देन इनफ है। इसको एक्सप्लेन करके लिख दोगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक। क्या है, सबसे पहला क्या है, स्टैटिस्टिक्स आर दी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट है मतलब, एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ, एक इंडिविजुअल का अलग डेटा होगा, दूसरे इंडिविजुअल का अलग डेटा होगा, तीसरे का अलग होगा, चौथे का अलग होगा। इन सब को जब हम मिला देंगे, जब हमको अगर हमें नेशनल इनकम ही निकालना हो, इकोनॉमिक्स में पढ़े होगे ना, नेशनल इनकम निकालना होता है, तो नेशनल इनकम में हर पर्सन इंडिविजुअल की इनकम, हर कंपनी जो कमा रही है उसकी इनकम, हर इंडस्ट्री जो कमा रही है सबकी इनकम वो क्या कर रहा है, वो जोड़ ले रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एग्रीगेट कर दे रहा है, एग्रीगेट कर दे रहा है। अब देखो आगे जब स्कोप पढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स यूज होता है, इसके बारे में भी बताया जाएगा आज के लेक्चर में। तो ये क्या बता रहा है अभी आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि क्या है स्टैटिस्टिक्स, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट है। वो क्या है, एग्रीगेट, आपको टोटल बताता है, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स और फिगर है उसके टोटल बता रहा है। नेक्स्ट क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब क्या हुआ, अफेक्टेड है मतलब कि कोई चीज बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होंगे अफेक्ट करने वाले। इलेक्शन में कोई जीता, कैसे जीता, कितने कितने नंबर से जीता, कितना वोट उसको ज्यादा मिला, फैक्टर्स हैं बहुत। चेंज का, ये जो चेंज हो रहा है डेटा में, जो चेंजेस आ रहे हैं किसी भी डेटा में, किसी भी डेटा को लेके आया जाए उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, रीजनेबली एक्यूरेट। अब ये जो वर्ड है यहाँ पर रीजनेबली एक्यूरेट, इसको याद रखना
कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो सिर्फ एक्यूरेट नहीं होता, उसको ये नहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल सही है, ये जो डेटा हम कैलकुलेट करके लेके आए हैं वो एकदम 100% सही है, इस पे कोई संदेह नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। रीजनेबली है मतलब आम तौर पे उसको कहा जा सकता है कि उसके बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या किया है स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेशन में ही पढ़ के आए हैं कि उसमें क्या हो रहा है, अनुमान लगा रहे हैं हम, उसमें हम संभावना बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रीजनेबली एक्यूरेट कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक किसमें होगा, व्यवस्थित तरीके से इसको किया जा सकता है, व्यवस्थित तरीके से इसको हम कलेक्ट करते हैं सिस्टम के हिसाब से। चीज़ों को जब सिस्टम के हिसाब से करते हैं, एक सही तरीके से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें फिल्टर होके आपके पास आती रहेंगी, तो वो आपको समझ में भी आती रहेगी। रैंडमली हम कोई भी डेटा नहीं कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, कि अगर हमको स्कूल का डेटा चाहिए तो हम कॉलेज में जाके कलेक्ट नहीं करेंगे, स्कूल का ही जाके करेंगे, स्कूल में ही जाएंगे हम, यूनिवर्सिटी में जाके नहीं कलेक्ट करेंगे। तो उसी तरह से एक सिस्टमैटिक वे में किससे कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, कहाँ जाके कलेक्ट करना है, कौन हमारे सही रिस्पॉन्डेंट हो सकते हैं, उसकी बात करता है आपको ये स्टैटिस्टिक्स। ठीक, लास्ट नेक्स्ट क्या है, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर अ, अब ये जो लाइन है प्री डिटरमाइंड पर्पस, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ना जनरली याद, लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, याद नहीं होता है। अभी तरीका बताऊंगी कैसे याद हो जाएगा, छोटे पॉइंटर्स बना दूंगी। ठीक, क्या है, प्री डिटरमाइंड पर्पस है, मतलब जो डेटा कलेक्ट करना है, वही मैंने कहा ना कि जिससे हमको चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, जो लक्ष्य है, जिसके बारे में हमको पता करना है, तो देखना पड़ेगा ना किन से जाएंगे हम लेने, किन से डेटा कलेक्ट करें, ताकि हमको एक्यूरेट सही रिस्पॉन्स मिले, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा हमको पता करना है, उसके बारे में सही तरीके से पता चले। तो एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, एक पहले से ही हमारा प्री डिटरमाइंड रहता है, ताकि हम उसी बेसिस पे डेटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। क्लियर है। और लास्ट क्या है, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू अदर, मतलब कोई एक वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे जिनके प्लेस पे हम ऐसे उसको मेजर करेंगे। अब इसको याद कैसे करना है, कैसे याद करना है, याद करने की जरूरत तो है नहीं, स्टैटिस्टिक्स समझ जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स किसकी बात कर रहा है, लेकिन देन ऑल्सो हाईलाइट करूंगी इस चीज को ताकि याद रहे कि याद क्या करना है। बस क्या है ये स्टैटिस्टिक्स, क्या है, एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। क्या है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। ठीक, पहला। फिर क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कई सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होता है। फिर क्या है, ये क्या है, रीजनेबली एक्यूरेट है, रीजनेबली एक्यूरेट। फिर क्या होता है, कलेक्शन होता है सिस्टमैटिक मैनर में, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, कलेक्शन देता है आपको सिस्टमैटिक मैनर में। फिर एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के हिसाब से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। और लास्टली इन रिलेशन टू ईच अदर, ये क्या होते हैं, इन रिलेशन टू ईच अदर। क्लियर है, ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसके आगे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स अपने से भी लगा सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। क्या है वो, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, साइंस भी है और आर्ट भी है। ये एक बेसिक सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको डेफिनेशन में बताया गया था पहले। ठीक, अब चलो ये जो यहाँ पर आता है आपका जो सब्जेक्ट है, अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ा जा रहा है, समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक पर्पस है उसको डेटा कलेक्ट करने का, हमको कुछ जानना है, कुछ चीज़ों को पहचानना है, कुछ चीज़ों पे डिसीजन लेने हैं, रिजल्ट देखना है क्या रिजल्ट आता है इन सब चीज़ों का। तो इस सब चीज़ के लिए हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं डेटा के फॉर्म में, क्योंकि हवा में तो हम बात करेंगे तो कोई मानेगा नहीं मेरी बात, तो हम उसको वेरिएबल देते हैं, डेटा देते हैं, वैल्यू देते हैं, वैल्यू के बेस पर हम फिर बताते हैं कि ये हम वैल्यू लेकर आए थे, यहाँ से हमको ये सामान मिला है, अब हम उसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि हाँ देखते हैं रिजल्ट में क्या आ रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो भी हो सकता है। ठीक, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स लगा रहे हैं। ठीक, अब जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है वो कौन सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। याद रखना, दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होता है और दूसरा क्या होता है, इन्फेरेंशियल होता है। क्या होता है, इन्फेरेंशियल, अनुमानात्मक, और ये क्या हो गया, वर्णनात्मक। ठीक, ये दो तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं। ठीक, अब वर्णनात्मक का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया, आप लोग का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है ना, मतलब जो चीज़ है उस चीज़ को हमने लिख दिया, आज बुक खोले,
बुक में जितना पढ़ के गए हो, जितना मैम पढ़ा रही हैं यहाँ से, उतना पढ़े हो, उस चीज़ को समझे हो, समझने के बाद जितना भी समझ में आया आखिरी में एनालाइज करने के बाद उसको जाके अपने एग्जाम में आपने अपने राइटिंग में अपने लैंग्वेज में उसको लिख दिया। ठीक, कॉपी नहीं किया आपने मेरा, आप मेरा पढ़े हो, दूसरे बुक से पढ़े हो, 3-4 अलग जगह से पढ़े हो, डेटा आपने कलेक्ट किया अपने माइंड में। ठीक, आपको जिस टॉपिक को पढ़ना था उस टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़ के आपने एक अपना समझ बनाया उस टॉपिक के लिए। ठीक, अब उस टॉपिक के लिए जो समझ बनाया आपने, आप अपने एग्जाम में गए, वो क्वेश्चन आया तो आपने जितना आपको समझ में आया था उस हिसाब से आपने अपने तरीके से उसका डेफिनेशन या मीनिंग लिख के, कुछ चार्ट डायग्राम बना के उसको और किस तरीके से समझा सकते हैं, वैसे करके आपने क्या कर दिया, उस चीज़ को लिख दिया। ये भी एक स्टैटिस्टिक्स हो गया। प्लानिंग करने से पहले आप कोई प्लानिंग करने जा रहे हो, ठीक है, आपको कुछ प्लान करना है, तो प्लान करने के लिए भी अगर आपको पार्टी ही देना हो किसी को, ठीक, बर्थडे पार्टी ही देना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कितने लोग आने वाले हैं मेरे बर्थडे में, कितने लोग को हमको इनवाइट करना है। जितने लोग को इनवाइट करेंगे उतने का ऑर्डर देंगे वेन्यू को। वेन्यू पहले देखेंगे, अगर कम लोग आ रहे हैं तो छोटा वेन्यू चलेगा, ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो थोड़ा बड़ा वेन्यू लेना पड़ेगा। ठीक, फिर अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो कितने लोग आ रहे हैं उसमें से कितने लोग का खाना बनाना पड़ेगा। अब उसमें से अगर खाने की वैरायटी रख रहे हैं तो कितना बांटें वैरायटी ऑफ खाने में। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको नंबर सही होंगे ना तब तो आप प्लानिंग भी तभी कर पाओगे जब आपको नंबर में कोई चीज़ पता रहेगा। ठीक, ऐसे हवा में नहीं कि अनुमान लगा लिया कि क्या पता मेरे बर्थडे में 100 लोग आ जाएं। अरे आप इन्वाइट करोगे ना, पता चल जाएगा ना कितने लोग फिर आने वाले हैं, तो ये हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक, तो आपका जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया है ये क्या करता है, ये आपको सिंपल एक स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है, डील कर रहा है किससे, कि कैसे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो। मतलब अगर आपको कोई एग्जाम देने जाना है, आप पढ़ाई कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। ठीक, डेटा कलेक्ट करके अलग अलग जगह से पढ़ लिया, मान लो 3-4 बुक है आपके पास। ठीक, एक ये बुक है, 4 बुक है स्टैटिस्टिक्स का, चारों में से कुछ इसमें से लिखा, कुछ इसमें से लिखा, कुछ इसमें से लिखा, कुछ इसमें से लिखा। ठीक, 4 अलग जगह से लिख लिया। अब अलग जगह से लिखने के बाद क्या करोगे, उसको समराइज करोगे। चारों जगह से नहीं ना अलग अलग पढ़ोगे, चलो एक बार इसमें से पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें से पढ़ लेते हैं। हर बार ये करना तो जरूरी पॉसिबल तो है नहीं कि अलग अलग जगह से पढ़े तो बार बार वो बुक उठा के हम देख के पढ़ लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने एक जगह उन चारों का समरी क्या किया, एक जगह पर आप उसको समराइज करके लिख लिए। समराइज करके जब लिख लिए, अब सोच रहे होगे आप कि चलो अब इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, थोड़ा सा आसान बनाते हैं ताकि मेरे समझ में एक नज़र में आ जाए। पूरा एक पैराग्राफ लिख दिए। ठीक, मान लो ये कॉपी था पूरा, अलग अलग जगह से लिखे तो अभी पूरा पैराग्राफ चलते गया, मतलब पूरा पेज भर गया। ठीक, अब सोच रहे होगे कि इतना पेज अगर मेरे पास 5 मिनट रहेगा रिवाइज करने के लिए तो बैठ के हम कैसे 2-3 पन्ना पढ़ेंगे हम पूरा। ठीक, तो अब 5 मिनट के लिए क्या करना होगा, 5 मिनट के अब उसको क्या करना होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो कुछ हेडिंग डाल दिया, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं देख लिया, ये कितने पार्ट में सब डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए। ये पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा कि ये पढ़ने में मजा आएगा, ये पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में जल्दी आ जाएगा, एक नज़र में समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब डेटा को सिंप्लीफाई करेंगे। फिर क्या लिखा है, विच आर अदरवाइज क्वाइट अनवाइडली एंड वॉल्यूमिनस। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इट सीक्स टू अचीव दिस इन अ मैनर दैट मीनिंगफुल कंक्लूजन कैन बी रैपिडली ड्रॉन। रैपिडली ड्रॉन कह रहा है, रैपिडली मतलब जल्दी, एकदम शीघ्र अतिशीघ्र आप कंक्लूजन तक पहुंच जाएं। तो ये आपको किस में हेल्प कर रहा है, ये क्या है, ये आपने पैरा लिखा था अलग अलग जगह से पढ़ के, उसी चीज को एक शॉर्ट टर्म में कर दिया, शॉर्ट में कर लिया, तो आप अब फाइनली एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक यहाँ पर हो, अगर मान लो स्टैटिस्टिक्स टॉपिक ही हो, तो स्टैटिस्टिक्स को अगर एक पेज में एक चार्ट के फॉर्म में बना दिया कि उसमें क्या क्या टॉपिक आता है, उसको एक चार्ट फॉर्म में बना दिया, तो एक नज़र में पता चल जाएगा ना कि हाँ स्टैटिस्टिक्स में कोई पूछा क्या क्या टॉपिक आता है, तो खोला पेज, हाँ ये आता है। अब अलग अलग पेज पलटते जाओ, ढूंढते जाओ, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इंडेक्स जो होता है आपका, अंदर का सारा मटेरियल है दिया है डिटेल में, लेकिन चैप्टर जब ढूंढना होता है कि ये टॉपिक कहाँ दिया है, तो जाते कहाँ हो, इंडेक्स में जाते हो, जो समराइज होता है वहाँ ही जाते हो ढूंढने के लिए, तब जाके अंदर जाके पढ़ते हो। तो स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ क्या बता रहा है कि कैसे नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना है। तो इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में नॉर्मली कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, उसको हमें समराइज करना है और उसको क्लासीफाई कर देना है। क्लासीफाई मतलब सिंपली डेटा को शॉर्टलिस्ट कर देना है ताकि हम क्या निकाल सकें, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल सकें और डेटा को इजीली ड्रॉ कर सकें। ड्रॉन बाय जो भी रैपिडली जो हम ड्रॉन किए हैं उससे हम इजीली कंक्लूजन निकाल सकें। यही आपको डिफरेंशियल स्टैटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बताता है। अब आगे जो आया है, देखो जितने भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये जो यहाँ सब्जेक्ट है, जितने मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, चलो उसमें दिखा देती हूँ।
जितने यहाँ पर टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स आपके किसके हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हैं। ये सारा आपको बताता है कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, कौन सा टूल लगा के उसको समराइज कर देना है और आंसर निकालना है। यही आपको स्टैटिस्टिक्स आपको जितना पढ़ना है इतना आपको पढ़ना है। फिर जो इन्फ्रेंशियल की बात हम कर रहे हैं वो आपको पीजी लेवल में पढ़ना होता है। जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तब आप पढ़ोगे उसमें इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल का मतलब देख लो लेकिन क्या होता है, इन्फ्रेंशियल को कहते हैं डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, अरे इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर दो वर्ड आ गया भाई, अब इस वर्ड से तुमको एक और चीज याद आ गया। क्या याद आ गया मैम आपको? हमें याद आया है डिडक्टिव और इंडक्टिव, ये दो वर्ड हमको याद आ गया। अब मेरा मन कर रहा है होमवर्क देने का। एज अ टीचर बिना होमवर्क दिए तो टीचर का मन नहीं मानता है ना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है ना कि बच्चे बस आए पढ़ के चले गए, हमने कुछ होमवर्क नहीं दिया। ठीक, तो अब आपको होमवर्क ही दे देती हूँ। ये क्या है आपका HW होमवर्क है। ठीक, होमवर्क को मन लगा के करना और बताना हमको कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है। डिडक्टिव का मतलब क्या हो गया, डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है और इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है। ठीक, फिलहाल हम इसका मीनिंग अभी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अगर ये जो हम बताएंगे यहाँ पर इसको समझोगे तो डिडक्टिव इंडक्टिव का ही मतलब अभी जान जाओगे। ठीक, चलो क्या है इन्फ्रेंशियल, क्या कह रहा है, गोज बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड जा रहा है, बियॉन्ड जा रहा है किसके, डिस्क्राइब करने, प्रॉब्लम को बस डिस्क्राइब करने के भी ऊपर है। मतलब सिर्फ कलेक्ट करना, उसको समराइज करके लिख देना ताकि कोई कंक्लूजन निकल जाए, इतना ही स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इन्फ्रेंशियल में क्या हो जाएगा, इन्फ्रेंशियल में हम इसके आगे गए, मतलब हम एक ब्रॉड जनरलाइजेशन कर रहे हैं, एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं ओवरऑल टोटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। हम कोई एक नया नॉलेज, बेस ऑफ नॉलेज बना रहे हैं, नया चीज कंक्लूजन निकाल रहे हैं। जब कंक्लूजन निकालने की बात करता है, पीछे क्या किया था, कंक्लूजन ये भी निकाल रहा था, ये भी कंक्लूजन निकाल रहा था, लेकिन ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया, मतलब आप जो अलग अलग बुक से पढ़े, बुक से पढ़ने के बाद आपने लिख दिया एक जगह पे, उसको छोटा कर दिया, ड्रॉ कर दिया टेबल फॉर्म में, आसानी हो गया एक बार में समझने के लिए। लेकिन अगर अब जो आप पढ़े हो उसमें से कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि कुछ गलती है या इसमें यहाँ चेंज होना चाहिए, या आपके पास कुछ नया आइडिया आ गया, तो अब वो क्या आप करोगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स करोगे कि अब आप नया नॉलेज बना रहे हो, नया बेस ऑफ नॉलेज बना रहे हो, नया बेस ऑफ नॉलेज बना रहे हो। जो भी डेटा आपने पहले कलेक्ट किया था, समराइज किया था और प्रेजेंट किया था, ठीक है, इसको आप क्या कर रहे हो, इसको अब आप ड्रॉ कर रहे हो इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस का मतलब ही हुआ कि अलग से कोई एक नॉलेज दे रहे हो, अलग से कोई कंक्लूजन निकालो, जो प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन निकाल के दे रहे हो, प्रॉब्लम का क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन निकाल के दे रहे हो, तो वो आ जाएगा किसमें, इन्फ्रेंशियल में आ जाएगा। टोटलिटी की बात कर रहा है, टोटल में क्या नया नॉलेज आपने उसमें ऐड किया, नया चीज आपने जो बताया वो क्या आ जाएगा उसमें, इन्फ्रेंशियल आ जाएगा। क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव मतलब एज इट इज किसी चीज को बताना कि जो था वो मैंने लिख दिया। इन्फ्रेंशियल मतलब क्या हो गया, नया चीज को बताना, उसमें कोई चीज नई चीज ऐड करना, वो क्या हो जाएगा आपका इन्फ्रेंशियल। मतलब कोई एक प्रिडिक्शन दे रहे हो या कंक्लूजन दे रहे हो तो इन्फ्रेंशियल, और बस डिस्क्राइब कर रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव। क्लियर है, यहाँ एक कहीं पर कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लिख देती हूँ कि अगर सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और अगर कोई कंक्लूजन दे रहे हो, कोई कंक्लूजन दे रहे हो या प्रिडिक्शन दे रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो, प्रिडिक्शन दे रहे हो, फिर कोई टेस्ट वेस्ट लगा के कर रहे हो, तो वो किस में आ जाएगा आपका, ये किस में आ जाएगा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है, डिफरेंशियल, अरे डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। यहाँ भी कंक्लूजन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपने बस छोटा करके इसलिए लिखा था ताकि आप उसकी टोटलिटी में आप देख सको कि आपको मतलब क्या निकल के आ रहा है, जल्दी से रैपिडली आप उस चीज को ड्रॉ कर सको कंक्लूजन। लेकिन इन्फ्रेंशियल में कंक्लूजन किस बात में निकाला जा रहा है, नया नॉलेज के बेस पे, नए नॉलेज के बेस पे कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो कि ऐसा हो सकता था, ये चीज और हो सकता था, कोई नया चीज लेके आ रहे हो, कोई नया आइडिया लेके आ, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्रेंशियल। क्लियर हुआ, चलो अब आगे जो आपका आज का लास्ट टॉपिक है वो क्या है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स आज का लास्ट टॉपिक है। क्या कह रहा है, देखो अब देखो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक, आगे देखते हैं
स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स एंड इंडस्ट्री, फिर क्या है स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड मॉडर्न साइंस। क्या मतलब हुआ सबके आगे, स्टैटिस्टिक्स के आगे कुछ कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया, जैसे प्लानिंग कर दिया, इकोनॉमिक्स जोड़ दिया, फिर यहाँ पर बिजनेस जोड़ दिया, इंडस्ट्री जोड़ दिया, फिर मैथमेटिक्स और मॉडर्न साइंस जोड़ दिया। क्या मतलब हुआ, मतलब यही हुआ सिंपल से कि स्टैटिस्टिक्स हर जगह, दायरा पूछ रहा है, स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स का, मतलब दायरा क्या क्या है, कहाँ कहाँ स्टैटिस्टिक्स को लगाया जा सकता है। तो स्टैटिस्टिक्स को नॉर्मल प्लानिंग, अगर आप और हम इंडिविजुअल अपने घर की कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको एनालाइज कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसको रिजल्ट में इंटरप्रिटेट, मतलब उसके हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से डिसीजन ले रहे हो। तो ये सब किस में आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग। इकोनॉमिक्स मतलब क्यों आ गया, इकोनॉमिक्स आया है मतलब किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो हमारा इंडिया है, हमारा कंट्री है, उसमें हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई डेटा किसी चीज़ का कलेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन का कर रहे हैं, ठीक, तो ये सब जब कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स में। देखो लिखा भी, सच एज वेज प्राइस, टाइम सीरीज एनालिसिस, टर्म एनालिसिस, ये सब किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स में, ठीक। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस की बात कर रहा है, बिजनेस में कौन सा टूल लगे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, कॉस्ट को कम करने में। तो कहीं ना कहीं हमें डेटा की जरूरत है, जहां पर भी डेटा आएगा मतलब स्टैटिस्टिक्स अपने आप आ जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो कोई भी डेटा की बात हो रहा है, सेट ऑफ फिगर्स की बात हो रहा है, कोई काउंटिंग की बात हो रहा है, एवरेज निकालने की बात हो रही है, तो वो किसका बात हो रहा है, स्टैटिस्टिक्स का बात हो रहा है। क्लियर है, सिंपल टर्म में इतना ही है स्टैटिस्टिक्स, क्लियर है। नेक्स्ट से जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे अपना, वो स्टार्ट करेंगे किसको लेकर, सेंसस सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन को लेकर। क्लियर है, देखो यहाँ पर भी लिखा है, इससे पहले खत्म कर लेते हैं। इंडस्ट्री को लेकर था, इंडस्ट्री प्रोडक्शन इमर्जिंग, क्या क्या प्रोडक्ट, कैसे कैसे इंस्पेक्शन कर सकते हैं, प्लान का कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल चार्ट बना दो, मतलब डेटा को किसी तरह हमने क्या किया, समराइज किया, सही तरीके से दिखाने की कोशिश की। मैथमेटिक्स में तो यूज होता है, मैथमेटिक्स पूरा डेटा ही है, तो उसमें तो यूज होगा ही। कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें मैथमेटिक्स के वाइडर जो टर्म्स हैं उसको आइडेंटिफाई करा सकता है। मॉडर्न साइंस में भी यूज हो सकता है, मॉडर्न साइंस में कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसके डिजीज के बारे में बात कर रहा है, कहाँ से कलेक्शन होगा उसका, उस सब की बात कर रहा है। ड्रग्स और मेडिसिन की, उसमें भी यूनिट्स होते हैं, कितना किस चीज़ का होना चाहिए, ये सारी चीज़ क्या है, स्टैटिस्टिक्स। अब जो आपका नेक्स्ट है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो किस पे स्टार्ट होगा, वो होगा सेंसस एंड सैम्पलिंग, सेंसस एंड सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। और जो मैंने होमवर्क दिया है इसके बारे में तो मैं पूछूंगी ही, इंडक्शन और डिडक्शन क्या है, इंडक्शन क्या है और डिडक्शन क्या है, इसके बारे में हम पूछेंगे ही पूछेंगे, ये भूलना नहीं, ये होमवर्क है, यहाँ लिख लिए हम वापस से ताकि आपको भी याद रहे और हमको भी याद रहे, ठीक। यहीं से स्टार्ट करेंगे, वापस से सेंसस सैम्पलिंग से स्टार्ट करेंगे। होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, तो आज था आपके स्टैटिस्टिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स का नेचर क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिर उसके बाद टाइप्स कितने हैं और स्कोप क्या है, ये सारी चीज हमने क्लियर कर ली है जो आपके सिलेबस में भी दिया गया है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका यही सेकंड टॉपिक है, क्या है, सेंसस सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन। क्लियर है, चलिए एंड करते हैं। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, जरूर बताना, होप अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताया करो। जो भी बच्चे नए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो जाए और उनको भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का अच्छा चांस मिले, हमसे पढ़ने का। अगर हमसे अच्छा लगा हो पढ़ने का तो और लोग को भी बताओ, ठीक है। चलो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।